हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक नई कल्टीवेशन चाइनीज मानवा को शुरू करने वाला हूं। तो फिर बिना किसी बकवास के अपनी इस मानवा को शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग एक ब्रॉथल से होती है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर चूलियांग एक कमरे में अंदर घुसता है, जिसमें एक लड़की पहले से ही बैठी रहती है और वो चूलियांग के पास आते हुए उसे सड्यूस करना शुरू कर देती है। पर उसके हर एक सवाल का चूलियांग एकदम ही सीधे सीधे जवाब दे देता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा चिढ़ते हुए कहती है कि आप तो काफी ज्यादा ही अनोइंग है। पर तभी वो वाइन पीते हुए कहती है कि आज आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। पर इस लाइन को सुन के चूलियांग खड़े होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाने वाला हूं जो तुम कभी भी भूलने नहीं वाली। हालांकि मेरे पास उतनी अच्छी स्किल्स तो नहीं है, पर मैं कुछ चीजों का इस्तेमाल करूंगा। पर इससे वो लड़की एक बार के लिए तो थोड़ी घबरा जाती है, पर थोड़ा सोचने के बाद वो उठते हुए कहती है, हाँ तो फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार आप किन चीजों को ट्राई करेंगे। जिस बात को सुन के चूलियांग उसके सामने ही अपने पैंट के अंदर हाथ डाल लेता है, जिससे वो लड़की पूरी की पूरी शॉक हो जाती है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो अपने पैंट से एक सोने की ईंट को निकाल के एक टेबल पे रख देता है। पर उस ईंट को देख के तो उस लड़की का चेहरा देखने लायक रहता है और वो गुस्से में कहती है कि आखिरकार इतनी बड़ी कोई चीज तुम इस्तेमाल कैसे ही करने वाले हो, मैं इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी। इसे सुन के चूलियांग एकदम भोला सा बच्चा बनते हुए कहता है, जैसा कि मुझे लगा था कि तुम इसे एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और तभी वो चिल्लाते हुए उससे कहता है, देखो खिड़की के बाहर तो बैटमैन है। वो लड़की जैसे खिड़की की तरफ देखने लगती है, तभी पीछे से चूलियांग उस ईंट को उठा के डायरेक्टली उस लड़की के सर पे मार देता है, जिससे उस लड़की की बॉडी से हरे कलर का धुआं निकलने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं और ज्यादा नाटक नहीं करने वाली। और उसका फॉर्म चेंज होकर वो अपने स्पाइडर डीमन वाले फॉर्म में आ जाती है। पर हमारा चूलियांग तो आराम से ही उस ईंट को उसकी जगह पे रख रहा था और वो कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कुछ चीजों का इस्तेमाल करूंगा। पर उसकी इन अजीब बातों को सुन के वो स्पाइडर डीमन काफी ज्यादा गुस्से में चूलियांग के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाती है। पर तभी चूलियांग अपने कपड़ों को चेंज करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं चूलियांग शू माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल आज एक डीमन को मारने इस ब्रॉथल में आया हूं। और वो उसके अटैक को आराम से पीछे बढ़ के डॉज कर लेता है। पर चूलियांग के इंट्रोडक्शन को सुन के वो स्पाइडर डीमन पूरी ही घबरा जाती है, क्योंकि शू माउंटेन अपनी डीमन स्लेइंग टेक्निक्स की वजह से जाना जाता है। जो समझ आते ही वो तुरंत ही अपने जाल को चूलियांग के ऊपर छोड़ के वहां से भागने की कोशिश करती है, जिसे देखने के बाद चूलियांग अपने हाथ में रहे ब्रेसलेट को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक से उस स्पाइडर डीमन का किस्सा वहीं पर ही खत्म कर देता है। पर उस स्पाइडर डीमन की भारी बॉडी के चलते उसकी बॉडी डायरेक्टली ही फ्लोर्स को तोड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर पे जाकर गिरती है, जहां पर नीचे काफी ज्यादा ही कंकालों का ढेर लगा हुआ था। और तभी हमें उसकी बॉडी से एक छोटी सी सोल निकलती हुई दिखती है, जो कि खुद तक हैरान थी कि अब तक उसकी सोल डेसिपेट क्यों नहीं हुई। पर उसे ये काफी ज्यादा अच्छा मौका लगता है अपनी जान बचाने का और यहां से निकलने का। तभी उसके पीछे अचानक से ही चूलियांग आ जाता है और उसकी सोल को अपने पास स्टोर करके रखते हुए कहता है, सच में ये काफी ज्यादा ही थकाने वाला था। उस कमरे में हर तरफ इल्यूजन ही बिछा हुआ था, ये तो मेरे पास डीमन सीलिंग ब्रिक थी जिसके चलते मैं उस डीमन का असली फॉर्म निकाल पाया। तभी वो फोकस करते हुए अपने स्पिरिट सी में पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने एक बहुत बड़ा सा व्हाइट पगोड़ा बना हुआ था और उसके अंदर जाते हुए कहता है, अब सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज की बारी है। उस व्हाइट पगोड़ा के अंदर उसी स्पाइडर डीमन की सोल एक पिंजरे में बंद थी और उसके सामने एक रिफाइन जैसी बटन बनी हुई थी, जिसे वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए दबा देता है और वो स्पाइडर डीमन की सोल रिफाइन होकर उसके हाथ में आ जाती है, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर डीमन बाइंडिंग रोप में बदल जाती है। हमें उस रोप के बारे में बताया जाता है, इसे तुम अपनी ट्रू क्यूआई के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम किसी भी डीमन को बांध दो तो उसका असली नेचर तुम्हारे सामने आ जाएगा और वो तुम्हारे ऊपर अटैक भी फिर नहीं कर पाएगा। और उस ट्रेजर को पाकर चूलियांग सच में ही काफी ज्यादा ही खुश था। पर तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, जिन आवाजों को सुन के वो रियलिटी में वापस आता है तो उसे खुद के पास एक पेपर लेटर दिखता है, जिसे पढ़ने के बाद वो पूरा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि इस लेटर को उसकी मास्टर ने
उसके लिए लिखा था, जो कि पूरे दिन शराब के नशे में वैसी वाली किताबें पढ़ती रहती हैं। आखिरकार कैसे ही उन्होंने इतने शब्द एक लेटर में लिख दिए, जो चीज चूलियांग को पूरा ही शॉक कर देती है। और अब जबकि उसने इस ब्रॉथल का मिशन कंप्लीट कर लिया है, तो वो तुरंत ही अपने सेट में वापस जाने के लिए निकल जाता है। और अब हमें नरेटर वॉइस हमारे मेन कैरेक्टर चूलियांग के बारे में बताती है। चूलियांग जो कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर है और सू माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल भी। तो मैं ऐसा कह भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि ये आइडेंटिटी सिर्फ इस बॉडी की है, पर असलियत में तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है, जो कि सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा हाई स्कूल ग्रेजुएट बंदा था, जो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा ही रहा था। और उसने जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखा, तुरंत ही साइड से एक ट्रक ने आकर उसे इतनी तेज की टक्कर मारी कि उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलते हुए पता नहीं कितनी ही डायमेंशंस को क्रॉस करके इस बॉडी में आकर लैंड की, जिस वर्ल्ड में ह्यूमंस, डीमंस, मॉन्स्टर्स, स्पिरिट्स, कल्टीवेशन ये सब कुछ ही एग्जिस्ट करता था। उसने जब पहली बार इस बॉडी में आंखें खोली, उसे तो लगा कि उसने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को मार के उसकी बॉडी उससे छीन ली, पर थोड़ी देर बाद ही जब वो उठ के जा रहा था, तभी उसे एक झटका महसूस हुआ और इस बॉडी के ओनर की उसे यादें मिलने लगी। और उसे पता चला कि इस बंदे की पूरी फैमिली डीमंस के हाथों मारी गई। पर जैसे ही डीमन इसे भी मार डालने वाले थे, उसी टाइम पे इसकी मास्टर ने आकर इसकी जान को बचा लिया। और तभी इसके पास कल्टीवेशन टैलेंट को देख के उसकी मास्टर ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया था। तभी से ही इस बॉडी के ओनर ने खुद को पूरी तरीके से ही कल्टीवेशन में झोंक डाला। हालांकि उसकी मास्टर, जो कि अपने रियलम में इनविंसिबल मानी जाती थी, वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि वो हमेशा ही खुद में ही बिजी रहती थी। पर डीमंस और इवल्स को मारने के लिए इसने हद से ज्यादा ही जल्दबाजी कर ली और बिना अपने डाव हार्ट को स्टेबल किए हुए वो ब्रेक थ्रू के अंदर चला गया, जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू के बीच ही उसकी पूरी सोल ही एग्जिस्टेंस से ही मिट गई। और उसी एग्जैक्ट टाइम पे मैंने इस बंदे की बॉडी को प्रोसेस कर लिया। पर जब मुझे समझ आया कि इस वर्ल्ड में हर तरफ ही खतरा भरा हुआ है, तो मैंने सबसे पहला काम खुद की ताकत को बढ़ाने का किया। इस बंदे के पास काफी ज्यादा ही अच्छा एप्टीट्यूड था कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा ही स्मूथली हुई थी। पर इस बार मेरी सोल में कुछ बदल चुका था, जो कि मैंने पुराने ओनर की मेमोरीज में कभी नहीं देखा था। एक व्हाइट टावर पता नहीं कहां से मेरी सोल सी में एकदम ही बीचों बीच आ चुका था। और जैसे ही ऐसा हुआ, मुझे उस टावर के बारे में पूरी जानकारी भी मिल गई, जिसका सिंपल ही रूल था, डीमन को मारो और रिवार्ड्स को पाओ। जिस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने एक लालटेन गोस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उनके पास असल में कोई भी एक्चुअल कॉम्बैट पावर नहीं होती है, तो वो काफी ज्यादा स्मूथली हो गया और मुझे उसके बदले एक रिवॉर्ड भी मिल गया। पर तभी मेरा सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जो कि काफी ज्यादा ही ताकतवर था, पर पिछले रिवॉर्ड के चलते मैंने जैसे तैसे करके उसे हरा पाया। और उसी मॉन्स्टर को रिफाइन करने की वजह से मुझे डीमन सीलिंग ब्रिक मिली थी। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि अगर मुझे खुद को सेफ रखना है डीमंस से, तो मुझे डीमंस को मारना होगा। और यही मेरा रूटीन और मेरा मोटो बन चुका है। और अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पर हमारा चूलियांग अपने सू माउंटेन सेक्ट में वापस आ चुका था, जो कि डायरेक्टली ही अपने मास्टर से मिलने जाता है। उस सीरियस लेटर को याद करके चूलियांग एकदम ही सीरियसनेस के साथ दरवाजे को खोलता है, पर वो अपने सामने अपनी मास्टर को आराम से ही सोते हुए पाकर बेचारे के पास तो कोई शब्द तक नहीं रहते कहने के लिए। इस आवाज को सुन के उसकी मास्टर, जिनका की नाम डीनू फेंग है, उठते हुए कहती हैं, आखिरकार लिटिल चू तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? चूलियांग, जिसका की चेहरा देखने लायक था, वो अपनी मास्टर को याद दिलवाता है कि आपने ही मुझे लेटर भेजकर बुलवाया है। जिस बात को सुन के उसकी मास्टर थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक से ही खड़ी होते हुए कहती हैं, तुम्हें सू माउंटेन समिट के बारे में तो पता ही होगा और चूलियांग को भी उसके बारे में पता था। तो फिर वो बताना शुरू करती हैं, ये बात वहां से शुरू हुई थी जब मैं उन एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रही थी। हालांकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या बात कर रहे थे,
पर मैं वांग जुआंग लिंग की एरोगेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो ये कह रहा था कि पक्का ही मेरा जेड स्वॉर्ड पीक का ही कोई डिसाइपल चीफ डिसाइपल बनेगा, और उसके एटीट्यूड को देख के मेरा माथा खराब हो गया और मैंने भी उसके साथ बेट लगा ली। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं उसे मेरा फियोनिक्स स्पिरिट ब्लड जेड दे दूंगी, पर अगर मेरे सिल्वर स्वॉर्ड पीक का कोई डिसाइपल चीफ डिसाइपल बन गया तो वो अपने हेड ऑफ ऑल पीक की पोजीशन को छोड़ देगा। तभी वो सवाल पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सिल्वर स्वॉर्ड पीक से किसे शू माउंटेन समिट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन लाइनों को सुन के हमें चूलियांग के चेहरे पे डर साफ सुथरा दिख रहा था और वो बेचारा घबराते हुए कहता है, पर मास्टर हमारी सिल्वर स्वॉर्ड पीक पे तो मैं लौता ही डिसाइपल हूँ। जिस बात को सुन के उसकी मास्टर एकदम ही प्यारा सा चेहरा बनाते हुए उससे कहती है, हमारी मास्टर बहुत खुश है कि तुम खुद को इस शू माउंटेन समिट के लिए आगे कर रहे हो। बेचारा चूलियांग घबराते हुए अपने मास्टर को समझाने की कोशिश करता है कि जेड स्वॉर्ड पीक सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उनके पास लगभग 100 गोल्डन कोर रेल्म के कल्टीवेटर है, और दूसरी तरफ मैं जिसने कि कुछ ही दिन पहले डिवाइन इंटेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है। और वो बेचारा मन में सोचता है कि पता नहीं क्या सोच के मास्टर ने ये बेट लगा ली, मुझ जैसे एक कमजोर को इतने ज्यादा पावरफुल लोगों के बीच में फेंक दिया जाएगा। पर मास्टर के लॉजिक को समझना भी एकदम ही इनलॉजिकल बात है, क्योंकि मास्टर के एटीट्यूड के चलते शू माउंटेन के हेड ने अब तक उन्हें डिसाइपल्स रिक्रूट करने की परमिशन नहीं दी। पता नहीं वो यंग जनरेशन को किस रास्ते पे ले जाए। चूलियांग की बात को सुन के उसकी मास्टर, जिन्हें कि अब से मैं एम्प्रेस फेंग बुलाया करूंगा, वो उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास आधा साल बचा हुआ है। पर उनकी बातों को इग्नोर करके चूलियांग का सिर्फ फिलहाल ध्यान उनके उस पेंडेंट पे ही रहता है। और जब उसकी मास्टर उसकी नजरों को देखती है तो वो तो कुछ और ही समझ के गुस्सा होते हुए कहती है, सच में तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत आ चुकी है। तो चूलियांग डरते हुए कहता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं ये सोच रहा हूं कि आपने अपने इतने ज्यादा प्रीशियस फियोनिक्स स्पिरिट ब्लड जेड को बेट पे क्यों लगा दिया। बस आप मुझे ब्लेम ना करिएगा अगर मैं आगे हार जाऊं। जिसे सुन के एम्प्रेस फेंग कहती है, अच्छा तुम इस पेंडेंट को देख रहे थे, पर मुझे तुम्हें समझाने दो, अगर तुम चीफ डिसाइपल बन गए और मैं पीक लीडर, तो फिर मुझे जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे हम आपस में 70/30 के रेशियो में उन्हें बांट लेंगे। और यही कहते हुए वो काफी ज्यादा तेजी से हंसने लगती हैं, जिनकी इतनी ज्यादा बड़ी इमेजिनेशन को देख के चूलियांग शांति से ही ग्रीट करके वहां से बाहर निकल जाता है। और उसे बाहर तक अपनी मास्टर की हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मैं कितना और ज्यादा ताकतवर हो पाऊंगा आधे साल में, बस मुझे अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा। पर फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मुझे स्वॉर्ड एक्सचेंज पवेलियन में जाना है ताकि मैं अपने डीमन स्लेइंग मिशन की रिपोर्ट को सबमिट कर पाऊं। और अब हमें डायरेक्टली ही स्वॉर्ड एक्सचेंज पवेलियन में दिखाया जाता है, जहां पर चूलियांग अपने मिशन को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड लेने आया था और उसे उसके बदले स्वॉर्ड कॉइंस मिल जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टली ही वो सेकंड फ्लोर पे आ जाता है, जहां पर स्वॉर्ड एक्सचेंज पवेलियन के एल्डर रहते हैं। उसे यहां पर आने की परमिशन इसी वजह से है क्योंकि वो एम्प्रेस फेंग का डिसाइपल है। अगर कोई भी चीज हुई तो एम्प्रेस फेंग काफी ज्यादा ही बड़ा मसला खड़ा कर सकती है, इसी वजह से एल्डर उसे डायरेक्ट मिशन देते हैं। चूलियांग को यहाँ पर देख के एल्डर भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और वो तुरंत ही अपने पास से गो गेम को निकालते हुए कहते हैं, क्यों ना हम लोग एक मैच खेले। चूलियांग भी खुशी खुशी मानते हुए कहता है, तो फिर हम इसे पहले की ही तरह रखेंगे, अगर मैं जीत गया तो फिर आप मुझे अंदर की थोड़ी जानकारी देंगे। अब हमें डायरेक्टली आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर बहुत बुरी तरीके से ही फंस चुके थे और वो अपनी हार भी मान लेते हैं चूलियांग की तारीफ करते हुए। तभी वो कहते हैं, तुम्हें एक नया मिशन चाहिए था ना। सारी चूलियांग की आदतों को समझते हुए वो अपनी पावर से एक मिशन को वहां पर ले आते हैं और उसे चूलियांग को दे देते हैं, जो कि और कुछ नहीं एग्जॉर्सिज्म का मिशन था। हमें इस वर्ल्ड के रेलम के बारे में बताया जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर हीवन रेलम होता है, उसके नीचे अर्थ रेलम और सबसे नीचे ह्यूमन रेलम। ह्यूमन रेलम में हम लोग अपनी बॉडी में क्यूआई कंडेंस करना सीखते हैं, फिर अर्थ रेलम में 5 एलिमेंट्स को मास्टर किया जाता है और आखिरी में हीवन रेलम में डाव को कल्टीवेट किया जाता है। इसी तरीके से
इस वर्ल्ड में 3 अलग अलग टाइप की टीचिंग्स भी हैं, जैसे कि बुद्धिज्म, कन्फ्यूजियन, टाओइज्म और कल्टीवेशन। सू माउंटेन सेक्ट भी एक कल्टीवेशन सेक्ट है जो कि अपने डिसाइपल्स को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, पर वो कमजोर ना पड़े इसी वजह से उन्हें मिशंस असाइन किए जाते हैं और उन्हीं मिशंस के बदले उन्हें स्वॉर्ड कॉइंस मिलते हैं जिन्हें वो आगे चल के रिसोर्स में बदलवा सकते हैं। और ये सारी चीजें हमें चूलियांग बता रहा था, जो कि अब अपनी मिशन की लोकेशन पे पहुंच चुका था। वहां के लोग जैसे ही चूलियांग को देखते हैं वो तुरंत ही वहां के ओनर मिस्टर मिंग को बुला लाते हैं, जो कि चूलियांग को आकर ग्रीट करते हैं, फिर उन्हें चाय के लिए बुलाते हैं। चूलियांग के आने की वजह से वो काफी ज्यादा ही खुश थे कि अब उनके घर में कम से कम शांति तो आ पाएगी। चूलियांग भी इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए यहाँ के हालात के बारे में पूछता है, तो वो बताना शुरू करते हैं कि हमारी मिंग फैमिली ने काफी ज्यादा अच्छे काम किए हैं, पर अचानक से ही 3 दिन पहले कुछ लोगों को बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी। 2 दिन पहले तो किसी ने फ्रंट यार्ड में उसे देखा था और कल तो हद ही हो गई, वो हमारे बैक यार्ड तक पहुंच गई, जिसके चलते मैं और मेरी वाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। इसी वजह से मुझे डर था कि वो आगे चल के किसी को चोट पहुंचा सकती है, जिसके चलते ही मैंने एल्डर से रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर किसी को भेजने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद चूलियांग को यह समझ आता है कि पक्का वो कोई डीमन नहीं होगी, उसकी हरकतों से तो वो कोई स्पिरिट या फिर गोस्ट लग रही थी। नॉर्मल गोस्ट बिल्कुल पावरफुल नहीं होते, पर ये एक कैट मॉन्स्टर का गोस्ट लग रहा है जो कि थोड़ा ताकतवर हो सकता है। तभी चूलियांग मिस्टर मिंग से और भी ज्यादा सवाल पूछता है, जैसे कि क्या आपने हाल फिलहाल में ही किसी बिल्ली को मारा है? पर मिस्टर मिंग मना करते हुए कहते हैं नहीं, हमारी फैमिली में कोई भी जानवरों को हर्ट नहीं करता। जिन बातों को करने के बाद चूलियांग अच्छे से ही मेंशन को पूरा चेक करता है और अब हमें शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चूलियांग और मिस्टर मिंग बातें कर रहे थे। पर तभी एक मेड भागते हुए आती है और मिस्टर मिंग को बताती है कि आपकी वाइफ ने कहा है कि वो इस बैंक्वेट को अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा ही बीमार फील कर रही थी। इस बात को सुन के मिस्टर मिंग चूलियांग से माफी मांगते हुए तुरंत ही अपनी वाइफ को देखने चले जाते हैं और इधर मेड चूलियांग को बताती है कि सच में ही मिस्टर मिंग अपनी वाइफ से काफी ज्यादा ही प्यार करते हैं। इतने सालों के बाद भी उनका प्यार अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। अब हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर मिंग वापस आ चुके थे, पर तभी अचानक से ही बहुत ज्यादा ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। तुरंत ही चूलियांग बाहर जाकर देखता है और उसे काफी ज्यादा ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है। वो पीछे मुड़ के बाकी लोगों को सावधान करने की कोशिश करता है, पर वो लोग पहले से ही गायब हो चुके थे, जिनकी स्पीड को देख के चूलियांग का चेहरा देखने लायक था। पर तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो अपने ब्रेसलेट को स्वॉर्ड में बदल लेता है और हमें उसके सामने एक कैट मॉन्स्टर देखने को मिलता है। और जैसा कि चूलियांग का शक था कि ये कोई गोस्ट होगा, वो एकदम ही सही निकला, पर ये एक डिमोनिक गोस्ट था जिसकी पावर आम गोस्ट से हद से ज्यादा ही थी। इसके अलावा भी ये गोस्ट किसी बच्चे का लग रहा था जो कि काफी ज्यादा ही नफरत के चलते बना है, जिन कंडीशंस की वजह से इस गोस्ट की पावर दुगनी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से चूलियांग भी अभी थोड़ा परेशान दिख रहा था। उस गोस्ट की नजर जैसे ही चूलियांग पे पड़ती है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर चूलियांग मौका नहीं देता। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो गोस्ट अपनी स्पीड की वजह से उस अटैक से आराम से ही बच के चूलियांग के ही ऊपर अटैक कर देता है, जिससे चूलियांग के थोड़े कपड़े फट जाते हैं, पर वो उस अटैक से बच जाता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए दोबारा से ही उस गोस्ट के ऊपर अटैक करता है और इस बार उसका अटैक उस गोस्ट को लग भी जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो घाव अपने आप हील होना भी शुरू हो जाता है, जो चीज चूलियांग को भी हैरान कर देती है क्योंकि इसकी वजह से उस कैट गोस्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वो गोस्ट चूलियांग के ऊपर दोबारा अटैक करने को बढ़ जाता है, पर इस बार चूलियांग अपने डीमन बाइंडिंग रोप का इस्तेमाल करके उस गोस्ट को पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश दिख रहा था। पर ये उतना ही रिस्की मूव था क्योंकि अगर डीमन बाइंडिंग रोप उसे पकड़ नहीं पाती तो ये उसकी जान के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाता। तभी चूलियांग अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कैट मॉन्स्टर का किस्सा खत्म करने वाला था, पर उससे पहले वो डीमन बाइंडिंग रोप से छूट के दोबारा से ही चूलियांग के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाता है, पर इस बार उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा ही कम थी, जिसकी वजह से जैसे ही वो गोस्ट चूलियांग के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था,
चूलियांग की स्वॉर्ड उस गोस्ट को 20 से 2 टुकड़ों में ही काट डालती है और उस गोस्ट की स्पिरिट को चूलियांग अपने पास रख लेता है। पर इससे पहले वो सांस ले पाता, पीछे से मिस्टर मिंग और बाकी लोग आकर चूलियांग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि चूलियांग को भी उनकी आने और जाने की स्पीड को मानना पड़ता है। इन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मेड चूलियांग को बता रही थी कि आपकी वजह से हमने एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया है, तो आप वहां पर आ जाइएगा। चूलियांग भी थम्स अप करके उससे कह देता है हाँ मैं पक्का ही आ जाऊंगा। पर जैसे ही वो मेड बाहर जाती है, चूलियांग एकदम ही सीरियस होकर सोचता है कि सबसे पहले मुझे कुछ कंफर्म करना होगा, और वो लेडी मिंग यानी कि मिस्टर मिंग की वाइफ के कमरे के बाहर आकर दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से लेडी मिंग पूछती है आखिरकार कौन है। चूलियांग अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुन के लेडी मिंग माफी मांगते हुए कहती हैं कि मैं आपकी मदद की काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूं, पर मैं इस हालत में फिलहाल नहीं हूं कि किसी को मिल सकूं। जो बात चूलियांग को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि शुरुआत से ही लेडी मिंग चूलियांग को अवॉइड करती हुई आई है। तो चूलियांग कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है शू माउंटेन की, जिसकी वजह से शायद से मैं आपकी इलनेस को क्योर कर पाऊं। अगर अभी आप मिलना नहीं चाहती तो फिर मैं इंतजार करूंगा कि कब आपके पास टाइम हो। इन बातों को सुन के लेडी मिंग कहती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं आ रही हूं। और थोड़े टाइम बाद वो दरवाजे को खोलते हुए चूलियांग को अंदर इनवाइट करती हैं। लेडी मिंग अंदर एक कैंडल जला के चूलियांग को चाय सर्व करते हुए कहती हैं कि जब से आपने उस मॉन्स्टर को संभाल लिया है तब से मैं काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस कर रही हूं, तो फिर आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इस बात को साइड रखते हुए चूलियांग सीधे कहता है कि मुझे आपसे उस कैट स्पिरिट के बारे में कोई बात करनी है। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है कि वो कैट स्पिरिट एक बच्चे की स्पिरिट थी और वो काफी ज्यादा नफरत की वजह से बनी हुई थी। उसे सबसे पहले जाकर अपनी मदर से मिलने जाना चाहिए था, पर वो मिंग रेजिडेंस में आ गई। इसका मतलब वो पक्का ही कुछ ढूंढ रही थी। और जहां तक मैंने आपकी मिंग फैमिली के बारे में सुना है कि उन्होंने कभी भी जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि वो यहाँ पर अपनी मदर को ढूंढने आई थी। वो एक डिमोनिक स्पिरिट थी, जो उसकी मदर होगी वो भी एक डीमन होनी चाहिए। और आपके रिएक्शन से तो ऐसा लगता है कि आप समझ चुकी हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। चूलियांग की इस बात को सुन के लेडी मिंग हंसते हुए कहती हैं आप यही कहना चाहते हैं कि मैं एक डीमन हूँ। जिसे चूलियांग एकदम ही शांति से कहता है आप हैं या फिर नहीं उसके बारे में मैं आगे चल के पता लगा लूंगा। तभी अचानक से ही लेडी मिंग खड़ी हो जाती हैं, पर उनकी पोजीशन को देख के अब चूलियांग थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहता है कि आपको बैठ जाने चाहिए, हम शांति से ही बात कर लेंगे। पर फिलहाल लेडी मिंग मन में सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास डीमन रिवीलिंग मिरर हो, पर ऐसा हो कैसे सकता है क्योंकि वो तो ह्यूमन वर्ल्ड पैलेस के पास है। और वैसे भी अगर शू माउंटेन सेक्ट के पास होगा भी तो वो किसी जूनियर डिसाइपल को दे नहीं देंगे। और वो अपने हाथ में पीछे एनर्जी को इकट्ठा करते हुए चूलियांग से पूछती हैं क्या तुम्हारे पास डीमन रिवीलिंग मिरर है। चूलियांग एकदम ही शांति से मना करते हुए कहता है पर वैसा ही कुछ मेरे पास है, और हमें उसके हाथ में पीछे डीमन सीलिंग ब्रिक दिखाई जाती है। तभी थोड़ी देर शांत रहने के बाद दोनों ही लोग एक साथ कहते हैं देखो वो क्या है, जिससे उनके बीच में थोड़ी देर के लिए एकदम ही शांति हो जाती है। तभी लेडी मिंग हंसते हुए कहती हैं अब जब ये यहाँ तक पहुंच ही चुका है तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जिस मोमबत्ती को जलाया था उसमें इल्यूजनरी हार्ट पॉइजन था। अगर तुम्हें इसका एंटीडोट चाहिए तो शांति से ही मिंग रेजिडेंस को छोड़ के चले जाओ। पर चूलियांग उन्हें शॉक देते हुए बताता है कि मुझे पहले से ही अंदाजा हो चुका था, तो फिर क्या आपको लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के आऊंगा। मैंने अपनी सांस तब से ही रोक रखी है जब से मैं इस कमरे में एंटर हुआ हूं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात को सुन के लेडी मिंग पूरी ही हैरान थी। लेडी चू कहती हैं कि मैंने आज तक किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई है, मैं सिर्फ शांति से ही अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ से तुम शांति से क्यों नहीं चले जाते। पर चूलियांग सीधे सीधे ही मना कर देता है, जिससे लेडी मिंग अपनी एनर्जी को विप में कन्वर्ट करके चूलियांग के ऊपर अटैक कर देती है। पर चूलियांग उस अटैक को डॉज करके अपनी स्वॉर्ड में उनके विप को उलझा लेता है, और उन दोनों की फोर्सेस इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि कमरे की हर चीज के टुकड़े हो जा रहे थे और दोनों में से
कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी लेडी मिंग उस विप को छोड़ के अचानक से ही चूलियांग के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाती हैं, पर चूलियांग साइड में हटकर उस अटैक को डॉज करके अपनी डीमन बाइंडिंग रोप का इस्तेमाल करता है, जिससे पहले तो लेडी मिंग बच जाती हैं, पर डीमन बाइंडिंग रोप पीछे से पलट के आकर लेडी मिंग को बांध लेती है। और अब लेडी मिंग हार मानते हुए कहती हैं, तुम बस मुझे मार डालो। पर चूलियांग थोड़ा घबराते हुए कहता है कि पर मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं था, जिससे लेडी मिंग तो चूलियांग को कुछ ज्यादा ही गलत समझते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम राइटियस सेक्ट से बिलोंग करते हो, मैंने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। और उसी टाइम पे मिस्टर मिंग कमरे के अंदर आते हैं। चूलियांग और लेडी मिंग को इस हालत में देख के वो गलत समझते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ चुका हूं। तो चूलियांग के मुंह से एक सेंटेंस निकलता है कि आप एकदम ही सही टाइम पे आए हैं, जिसे सुन के तो मिस्टर मिंग की इमेजिनेशन एक नई लेवल पे पहुंच जाती है, जिस बात को समझ के मिंग चिल्लाते हुए कहता है कि आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। और वो उस रस्सी को मिस्टर मिंग के हाथ में देकर कहता है, सबसे पहले आपको अपनी वाइफ को संभालना होगा। मिस्टर मिंग भी ऐसा ही करते हैं और चूलियांग सीधे सीधे पॉइंट पे आकर बताता है कि मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ, आपकी वाइफ एक डीमन है। पर इस बात को सुन के मिस्टर मिंग उल्टा चूलियांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेहुदा इल्जाम मेरी वाइफ के ऊपर लगाने की। जिसे सुन के तो चूलियांग डायरेक्टली अपने पैंट में हाथ डाल के अपनी डीमन सीलिंग ब्रिक निकालने लगता है, पर तब तक लेडी मिंग खुद ही मिस्टर मिंग से दूर जाते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाती और कहती है कि हाँ, ये बात एकदम ही सच है, मैं एक डीमन हूं। पर तभी मिस्टर मिंग लेडी मिंग को गले लगाते हुए कहते हैं कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम डीमन हो या फिर कोई मॉन्स्टर। और फिर हमें उनकी स्टोरी जानने को मिलती है, जो कि लेडी मिंग बता रही थी कि 20 साल पहले मैं तुमसे मिली थी, वो चीज सबसे ज्यादा बेस्ट थी मेरी लाइफ की। उस टाइम पे मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी कैट मॉन्स्टर थी, जिसे कि काफी ज्यादा ही माउंटेन वुल्व्स हंट कर रहे थे, जो बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। और उसी टाइम पे मेरा पैर इंसान के फंदे में फंस गया, पर तभी तुमने आकर मेरी जान बचा ली। इस चीज को जान के मिस्टर मिंग भी काफी ज्यादा ही हैरान थे। तभी लेडी मिंग बताती हैं, आगे मैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ाती रही और खुद की शिफ्टिंग टेक्निक को और भी ज्यादा अच्छा करती रही। मैं सिर्फ सिटी को घूमने के लिए यहाँ पर आई थी, पर उसी टाइम मेरी मुलाकात दोबारा से ही तुमसे हो गई। और उसके बाद तो बाकी सारी चीजें तुम्हें पता ही होगी। मेरे लिए ये सारी चीजें एकदम किसी सपने की तरह थी, पर ऐसा तब तक ही जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। जिस बात को सुन के मिस्टर मिंग को अपनी कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि लेडी मिंग ने उन्हें बताया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो लेडी मिंग बताती है, मैंने सिर्फ ऐसा इसी वजह से कहा था क्योंकि मैं एक कैट डीमन हूँ जिसने इनलाइटमेंट को हासिल कर लिया है, तभी मैं इस ह्यूमन फॉर्म में हूँ। पर जो मेरा बच्चा होगा वो पक्का ही एक डीमन फीटस होगा। मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी तुम्हें पता लगने नहीं देना था, इसी वजह से मैंने पीछे वाले पहाड़ पे जाकर अपने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया। पर तभी लेडी मिंग कहती हैं कि ये जो तुम्हारे साथ मेरे साल बीते थे वो सबसे ज्यादा बेस्ट थे। और वो मिस्टर मिंग से दूर जाते हुए कहती हैं चूलियांग से, तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो और चाहे मार भी सकते हो। और ये सारा ड्रामा हमारा चूलियांग आराम से तरबूज खाते हुए देख रहा था। पर बीच में ही मिस्टर मिंग आकर चिल्लाते हैं कि मेरी वाइफ ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसके बदले तुम मुझे पनिश कर सकते हो। पर तभी चूलियांग अपना सिर हिला देता है, जिससे वो दोनों ही लोग काफी ज्यादा ही उदास। पर तभी वो कहता है, तो मैं शुरुआत से ही पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं चूलियांग फाहा ही नहीं हूँ जो कि दो प्यार करने वालों को अलग करूंगा। और वो डीमन बाइंडिंग रोप को वापस बुलाते हुए कहता है कि अगर लेडी मिंग ने जैसा कहा कि उन्होंने किसी भी को भी अब तक चोट नहीं पहुंचाई है, तो फिर तुम लोग मुझे शू माउंटेन सेक्ट में फॉलो करो। मैं लेडी मिंग के लिए एक टाइटल की रिक्वेस्ट करूंगा। टाइटल का नाम सुन के लेडी मिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और उनके ऐसे रिएक्शन को देख के एक बार दोबारा से ही मिस्टर मिंग कुछ गलत समझ लेते हैं, जिस चीज को लेडी मिंग भी समझ जाती हैं। और वो गुस्से में कहती हैं, पहले भी तुम काफी ज्यादा गलत चीजें सोच चुके हो, अब ये चीज मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। और वो अपने हस्बैंड को बताते हुए कहती हैं कि अगर मुझे टाइटल मिल जाएगा तो फिर मैं फ्रीली ही ह्यूमन वर्ल्ड में घूम सकती हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं डीमन फॉर्म में भी रहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पर ये चीज ज्यादातर बार नहीं की जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान तरीका डीमंस को डायरेक्टली मार डालना होता है। और इसके अलावा भी ये करने की ताकत ह्यूमन किंगडम के रूलर 9 सेलेस्टियल के साथ साथ 10 अर्थली
सेक्ट के ही पास सिर्फ होती है। लेडी मिंग अपने घुटनों पे आकर चूलियांग को थैंक्स करती है और ऐसा ही मिस्टर मिंग भी करने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैं अपनी फैमिली के सारे एसेट्स लगा दूंगा। पर लेडी मिंग तो इसे और भी ज्यादा आगे खींचते हुए कहती है, क्यों ना आप जियाओ जू और जियाओ लान को अपने डुओ कल्टीवेशन पार्टनर के तौर पे रख ले। उनका ये नेसेंस आपके काफी ज्यादा ही काम आएगा कल्टीवेशन में। जिनकी ऐसी बातों को सुन के चूलियांग घबराते हुए उन्हें मना कर देता है। अब हमें बताया जाता है कि चूलियांग ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद अपने सू माउंटेन सेक्ट में आ गया अपनी मास्टर से रिक्वेस्ट करने के लिए कि लेडी मिंग को टाइटल एक प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उसके पास अभी इतनी अथॉरिटी नहीं है। और उसकी मास्टर भी इसके लिए मान गई और आगे सारी चीजें एकदम ही स्मूथली हो गई उसकी मास्टर की वजह से। और हमें लेडी मिंग को दिखाया जाता है जो कि इस चीज से काफी ज्यादा ही खुश थी। और दूसरे साइड हमें चूलियांग को दिखाया जाता है जिसने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया था ताकि वो व्हाइट टावर से रिवॉर्ड को हासिल कर पाए। और अब हमें डायरेक्टली ही व्हाइट टावर के अंदर दिखाया जाता है जहां पर चूलियांग उसी कैट स्पिरिट की सोल के सामने खड़ा हुआ था और वो उसे रिफाइन करने लगता है, जो रिफाइन होकर उसके हाथ में एक तिलिस्मान आ जाता है। और हमें बताया जाता है कि जब चूलियांग इस तिलिस्मान का इस्तेमाल करेगा तो उसकी ताकत थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी, पर इसकी वजह से उसे कुछ बिल्लियों जैसी हरकतें भी करनी पड़ेगी, जैसे अपने हाथों को चाटना। पर इसे देख के चूलियांग कुछ खास खुश नहीं था। पर जो भी हो, ये काफी ज्यादा ही अच्छा तिलिस्मान है। हालांकि ये वन टाइम यूज ट्रम्प कार्ड है, पर इसके रिजल्ट काफी ज्यादा ही अच्छे होंगे किसी बैटल के बीच में। और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद चूलियांग रियलिटी में वापस आ जाता है, जहां पर उसके पीछे एक व्हाइट क्रेन था जिसके पास काफी ज्यादा स्क्रोल्स थे, जिसे देख के वो सोचता है कि आखिरकार कल्टीवेशन वर्ल्ड की मंथली मैगजीन आ चुकी है। और हमें बताया जाता है कि इस मैगजीन को हेवेनली पाइवोट पवेलियन बनाता है। हालांकि उनके पास फाइटिंग की स्किल नहीं होती, पर वो डेविनेशन और फ्यूचर टेलिंग बहुत ज्यादा ही अच्छी कर लेते हैं। इस मैगजीन में तुम्हें A to Z सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि मोर्टल वर्ल्ड की स्टोरी, ट्रेजर की रैंकिंग और वगैरह वगैरह। चूलियांग उस मैगजीन को लेकर देखने लगता है और हमें ह्यूमन रेलम ट्रेजर रिकॉर्ड दिखाया जाता है, जिसमें कि टॉप रैंकिंग ट्रेजर की रैंकिंग कभी भी नहीं बदलती। सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन सीलिंग टावर जो कि हमारे ही शू माउंटेन सेक्ट के पास हुआ करता था, जिसकी वजह से हम सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते थे 9 सेलेस्टियल सेक्ट्स में। अचानक से ही उसके गायब होने की वजह से शू माउंटेन सेक्ट इतना ज्यादा नीचे आ चुका है और बाकी सेलेस्टियल सेक्ट काफी ज्यादा ही इसकी वजह से ताकतवर हो चुके हैं। और ऐसे ही वो स्विच करते करते सेकंड पोजीशन पे आता है, जो कि एक स्वॉर्ड थी जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी एक ही टेक्निक की मदद से 300 डेमोनिक बीस्ट को एक साथ ही मारा जा सकता था। और तीसरे रैंक पे एक मिरर आता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो डायरेक्टली ही हीवन से गिरा था। और ऐसे ही चूलियांग स्विच करते करते अचानक से ही रुक के कहता है कि ये ट्रेजर तो काफी ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है। और तभी काफी ज्यादा देर घूरने के बाद उसे समझ आता है कि ये तो फियोनिक्स स्पिरिट ब्लड जेड है, जो कि उसके मास्टर के पास है और इसकी रैंकिंग 57th है वर्ल्ड के ट्रेजर्स में। हालांकि उसे इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था और वो ऐसे ही आगे चलते चलते न्यूज पे आ जाता है, जहां पर बताया जाता है हिडन इमोर्टल चीफ डिसाइपल द 9 डाउट इमोर्टल अपने साइकोल्यूजन से बाहर निकला और उसने डायरेक्टली ही सिल्वर किंग को मार डाला। पर पर्पल गोल्ड मार्केस वहां से भाग गया काफी ज्यादा ही इंजर्ड होने के बाद। और ऐसे ही उसे और लोगों के बारे में जानकारियां मिलती हैं, जिसमें कि एक उसके शू माउंटेन के बारे में थी कि जेड स्वॉर्ड पीक के पीक मास्टर ने एक सी ड्रैगन को मार डाला, जो कि इस सी में काफी ज्यादा ही तबाही मचा रहा था। इसे पढ़ के उसे उसकी मास्टर की याद आती है, जो कि बिल्कुल भी जेड स्वॉर्ड पीक के मास्टर को पसंद नहीं करती थी। तभी अचानक से ही उसके पीछे एक तेज का धमाका होता है और उसकी मास्टर काफी ज्यादा स्पीड में ये कहते हुए निकल जाती हैं कि मैं थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना। जिससे चूलियांग को समझ आ जाता है कि उसकी मास्टर पक्का ही इस सी में जा रही होंगी। पर अब इन सारी चीजों को छोड़ के वो स्वॉर्ड एक्सचेंज पवेलियन के लिए निकल जाता है अपने पिछले डीमन स्लेइंग मिशन के रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। पर अभी भी वो उसी मंथली मैगजीन को पढ़े जा रहा था, जिससे उसे काफी ज्यादा ही नई नई जानकारियां मिलती हैं। उसी टाइम उसे खुद के शू माउंटेन
माउंटेन सेक्ट के बारे में एक और न्यूज मिलती है कि सू माउंटेन सेक्ट की फेरी जियांग ताइवांग सेक्ट के फेंग चाओ के साथ डिनर करती हुई पाई गई, जिससे हो सकता है कि उनके बीच कोई रिलेशनशिप हो। और जैसे ही चूलियांग इतना पड़ता है तभी पीछे से दो लड़के रोते हुए फेंग काओ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पर लड़कियां फेंग काओ के सपोर्ट में थी, जिसके चलते उन दोनों ही लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पर हमारा चूलियांग शांति से ही वहां से निकल जाता है। अपने मिशन के रिवॉर्ड को लेने के बाद वो एकदम ही बीचों बीच खड़ा रहता है और अभी उसके पास सिर्फ 20 ही स्वॉर्ड कॉइन्स थे, तो वो गार्डियन हॉल से जाकर कोई टेक्निक तो खरीद नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो डांगडिंग हॉल में जाकर स्वॉर्ड कॉइन्स के बदले कुछ पिल्स को खरीद लेता है। और ये करने के बाद वो दोबारा से ही स्वॉर्ड एक्सचेंज पवेलियन में आ जाता है, जहां पर उसके सामने डिवाइन इंटेंट रियलम के मिशंस की काफी ज्यादा लंबी लिस्ट लगी हुई थी। तभी किसी की आवाज उसे आती है कि हम लोग ह्यूमन फेस एसेंस फ्लावर को हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, हमें एक डिवाइन इंटेंट रियलम के डिसाइपल की जरूरत है और हमारे साथ एक गोल्डन कोर रियलम का भी सीनियर है। जैसे ही चूलियांग इतना सुनता है वो उनकी तरफ देखता है, जहां पर एक ग्रुप में एक बंदा ये सारी चीजें कह रहा था। चूलियांग को जब ये पता चलता है कि उसे जन्नानयू माउंटेन पे जाना होगा, जहां पर काफी ज्यादा ही फियर्स बीस्ट होते हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि इससे उसे काफी ज्यादा ही मॉन्स्टर्स की स्पिरिट मिल जाएंगी रिफाइन करने के लिए। जो समझ आते ही वो तुरंत ही उनके पास जाकर पूछता है क्या मैं इस मिशन में ज्वाइन हो सकता हूं, जिस बात के लिए वो सभी लोग भी मान जाते हैं और तुरंत ही वो उस मिशन को मिशन बोर्ड से भी ले लेते हैं। और तभी वही बंदा आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम लिन बाई था और अब से मैं उसे इसी नाम से बुलाया करूंगा। तो फिर चूलियांग भी अपना नाम बाकी लोगों को बताता है और बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें से गोल्डन कोल रियल्म के कल्टीवेटर का नाम फांग टिंग था और जो उनकी टीम में लड़की थी उसका नाम जूजी क्विंग था। फेंग टिंग चूलियांग से कहता है जूनियर ब्रदर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही हमारी पीक्स अलग हो पर पूरा का पूरा शू माउंटेन किसी बड़ी फैमिली की तरह है। और वो लोग अपने मिशन को करने के लिए जाने लगते हैं। पर उसी टाइम लिन बाई बताता है कि हम सभी लोग जेड स्वॉर्ड पीक से बिलोंग करते हैं, आखिरकार तुम किस पीक से हो? चूलियांग स्पिरिट स्वॉर्ड पीक कहता है, जिसे कि अब यिंगजियान पीक कहा जा रहा है, जिसे सुन के उन लोगों के बीच एकदम ही शांति हो जाती है, क्योंकि तक कि हमें पता चला है कि स्पिरिट स्वॉर्ड पीक और जेड स्वॉर्ड पीक के बीच कभी भी नहीं बनी। और अगर अभी भी आपको समझ ना आया हो तो ये वही पीक है जिससे हमारी चूलियांग की मास्टर एम्प्रेस फेंग ने बेट लगाई थी कि देखते हैं किस पीक का डिसाइपल चीफ डिसाइपल बनेगा। पर अचानक से ही इतनी शांति को देख के सब लोगों को बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा था और वो लोग अपने मन में सोच रहे थे पता नहीं क्यों हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस गए। पर तभी लिन बाई चीजों को संभालते हुए चूलियांग से बातें करने लगता है। पर इस बात को जान के कि चूलियांग स्पिरिट स्वॉर्ड पीक से बिलोंग करता है, जू क्विंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पर अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, उन्होंने पहले मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर वो लोग अपने मिशन को करने के लिए चलने लगते हैं। और इधर बाई लिंग चूलियांग को बाकी लोगों के बारे में बता रहा था। सबसे पहले सीनियर ब्रदर फेंग वो अर्ली स्टेज गोल्डन कोर रियलम में पहुंच चुके हैं, तो हमें अपनी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरी जूजी क्विंग है वो जूजी यांग की छोटी बहन है और जूजी यांग के बारे में चूलियांग ने भी सुना था। हालांकि अभी का शू माउंटेन बाकी 9 सेलेस्टियल सेक्ट के बराबर नहीं है, पर अगर हमारे सेक्ट के सबसे ज्यादा जीनियस डिसाइपल की बात की जाए तो वो जियांग यू बाई और जूजी यांग हैं। तभी लिन बाई बताता है हम लोग इस ग्रुप मिशन को इसी वजह से कर रहे हैं ताकि जूनियर सिस्टर जूजी क्विंग थोड़ा एक्सपीरियंस को हासिल कर पाए, ये उसका पहला मिशन है। और वो चूलियांग से पूछता है आखिरकार तुमने अपने पहले मिशन में किसके साथ टीम अप किया था? पर चूलियांग के मुंह से ये सुन के कि वो अकेला ही गया था, लिन बाई पूरा ही हैरान हो जाता है। और ऐसे ही उनके बीच में बातें चलती रहती हैं, जिनसे चूलियांग को समझ आता है कि जो 16 मिशंस रहते हैं, हालांकि उसमें वो डीमंस को अकेले तो मार सकता है, पर उनका रिवॉर्ड इतना कुछ खास नहीं होता। और ऐसे ही बातें करते करते वो लोग टोंगटियांग पीक के एकदम ही किनारे पे आ जाते हैं, जहां पर जू क्विंग टेक्निक को कास्ट करके अपने स्पिरिचुअल पेट को बुला लेती है। पर उस स्पिरिचुअल पेट को देख के चूलियांग काफी ज्यादा ही खुद की किस्मत पे रो रहा था, क्योंकि उन दोनों का लेवल बिल्कुल ही बराबर था। पर जू क्विंग के पास खुद का स्पिरिचुअल पेट आ चुका था और चूलियांग के पास
इतने रुपए तक नहीं थे कि वो कोई आर्टिफैक्ट तक खरीद पाए। तभी जू क्विंग अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर बैठ के बाकी लोगों को भी बुलाने लगती है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि चूलियांग भी उसके ऊपर बैठेगा, जिसकी ऐसी नजरों को देख के चूलियांग को भी समझ आ जाता है परमिशन की वजह से वो लोग और कुछ कर भी नहीं सकते थे। चूलियांग को भी फ्री राइड मिल जाती है और वो ये सोच सोच के काफी ज्यादा ही खुश था कि उसे काफी ज्यादा ही मॉन्स्टर्स को मारने का मौका मिलेगा। चूलियांग हम लोगों को बताता है भले ही स्वॉर्ड से उड़ना कितना ही तेज हो और चाहे कितना कूल लगता हो, पर असलियत में तो वो उतना ही ज्यादा थकाने वाला काम है। तो ज्यादा दूरी के लिए माउंट होना काफी ज्यादा ही अच्छी बात होती है। और तभी दोबारा से ही लिन बाई चूलियांग को मिशन के बारे में बताना शुरू करता है, पर एक बार उसका मुंह खुल गया फिर वो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता। जो बात चूलियांग भी समझ जाता है कि ये हद से ज्यादा फ्रेंडली ना होकर हद से ज्यादा बात करने वाला बंदा है, और अब उसे समझ आ रहा है कि क्यों बाकी लोग उन लोगों से इतने ज्यादा दूर बैठे हुए हैं। और अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग जीनान माउंटेन्स पे आ चुके थे। फेंगटिंग उन लोगों को बताता है कि अब हम लोग इससे ज्यादा आगे उड़ के नहीं जा सकते, हमें जंगल के ही रास्ते से जाना होगा, पर मैं अपनी ज्यादा पावर्स को इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि अगर आगे कोई मुसीबत आ गई तो उसके लिए मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी, और इस माउंटेन के मियाज़मा के चलते हम लोग अपनी QI एनर्जी को दोबारा से रीस्टोर भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जू क्विंग को छोड़ के बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग बारी बारी रास्ते को साफ करने और गार्ड करने का काम करोगे। जो प्लान बाई लिन को भी काफी ज्यादा सोचने और समझने के बाद एकदम ही परफेक्ट लगता है, वो हाँ कहने ही वाला था, पर तब तक चूलियांग बीच में कहता है कि मेरे पास एक अच्छा सजेशन है, जिससे सबको लगता है कि वो अपनी इस ड्यूटी से पीछे हटना चाहता है। पर तभी चूलियांग कहता है कि पूरे रास्ते मैं ही रास्ते को साफ करता हुआ चलूंगा। जिस बात को सुन के सभी लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं और दोबारा से ही लिन बाई अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है, और आखिरी में उसे समझ आता है कि चूलियांग काफी ज्यादा ही अच्छा बंदा है। और तभी वो उससे मना करते हुए कहता है तुम्हें इतना ज्यादा बर्डन खुद के ऊपर लादने की जरूरत नहीं है, सीनियर ब्रदर फेंग का प्लान एकदम ही बेस्ट था, हम तीनों ही लोग इस ड्यूटी को अपने बीच में डिवाइड कर लेंगे। पर चूलियांग के दोबारा रिक्वेस्ट करने पे सभी लोग दोबारा से ही पूरे ही हैरान हो जाते हैं, पर इस बार सीनियर फ्रैंक इस बात के लिए मान जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर एक बार तुम्हारी QI आधी से ज्यादा खत्म हो जाए तो फिर तुम दूसरे इंसान को गार्ड करने दोगे, जिस बात के लिए चूलियांग भी खुशी खुशी मान जाता है। पर अब जू क्विंग काफी ज्यादा ही उदास, क्योंकि शुरुआत से ही उसके मास्टर ने उसकी काफी ज्यादा ही अच्छी देखभाल की थी और उन्हीं ने ही जू क्विंग को इस स्पिरिचुअल पेट को भी दिया था, पर उसके मास्टर और चूलियांग के मास्टर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसी वजह से जू क्विंग भी चूलियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर चूलियांग की इस बात को सुन के वो जो चूलियांग के बारे में सोचती थी अब पूरा ही बदल चुका है, और उसके हिसाब से तो चूलियांग एक काफी ज्यादा ही अच्छा इंसान है। पर इधर चूलियांग काफी ज्यादा ही खुश हो रहा था अकेले में ही, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर्स को बिना किसी दिक्कत के मार पाएगा, दूसरों के इंटरफेरेंस के, जिससे वो उनकी स्पिरिट को रिफाइन करके व्हाइट टावर से रिवॉर्ड भी ले सकता है। पर तभी जू क्विंग चूलियांग के पास आकर उसे कुछ पिल्स देते हुए कहती है कि तुम इनका इस्तेमाल कर लेना, और उन पिल्स को देख के चूलियांग काफी हैरान था, क्योंकि ये QI गैदरिंग पिल्स थी। इनका इस्तेमाल QI को रिस्टोर करने के लिए करना बिल्कुल ही बर्बादी रहेगी, इसी वजह से वो मना करने ही वाला था। पर तभी वो उसके चेहरे को देखता है, जिसे देख के उसे उन पिल्स को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। तभी वो अपने ब्रेसलेट को स्वॉर्ड में बदल के एकदम ही तैयार था रास्ते को साफ करने के लिए। अब हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहां पर सीनियर फेंग ने एक मैजिकल लालटेन की मदद से आसपास एक बैरियर बना दिया था। अभी चूलियांग अपने डिवाइन सेंस को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है और उसे थोड़ा डिमोनिक ऑरा महसूस होता है, और जैसे वो साइड में देखता है वहां पर एक फ्लावर मॉन्स्टर था, जिसे चूलियांग एक ही अटैक में खत्म कर देता है। पर ऐसे वहां पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हालांकि वो चूलियांग के लिए कोई भी मैच नहीं थे, उन सभी को ही चूलियांग बड़े ही आराम से खत्म कर देता है। पर वो तक हैरान था, क्योंकि आधे ही घंटे में उसने 10 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स से फाइट कर ली थी। तभी सीनियर फेंग थोड़ी देर के लिए आराम करने का डिसाइड करते हैं। वो बाकी लोगों से खुद के डिवाइन सेंसेस को रिलैक्स करने का कहते हैं, क्योंकि अब वो खुद आसपास की जगह पे नजर रखेंगे। जो सुन के चूलियांग रिलैक्स कर ही रहा था, पर तब तक बाई लिंग वहां पर आ
जाता है इससे पहले उसका मुंह चलना शुरू हो पाए। चूलियांग उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और अब वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आकर उन सभी प्लांट मॉन्स्टर्स की सोल को रिफाइन कर लेता है, जिससे उसे 100 फ्लावर स्कैटर नाम का एक पाउडर मिलता है जो कि 100 अलग अलग टाइप के पॉइजन्स को एक साथ क्योर कर सकता है। इस्तेमाल करने का तरीका काफी आसान है। आधा पाउडर तुम्हें अपने घाव के ऊपर लगाना है और आधा तुम्हें खा लेना है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहां पर ज़ू क्विंग बिल्कुल भी यहां पर रिलैक्स नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो हमेशा ही साफ सुथरी जगहों पे पली बड़ी है, तो ये जगह उसके लिए एकदम ही फेवरेबल नहीं है। पर तभी झाड़ियों से उसे किसी की आवाज आती है जिससे वो पूरी ही घबरा जाती है, पर वहां से तो सिर्फ एक मेढक ही निकलता है। पर उसके लुक को ही देख के वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहां से भाग के दूसरी जगह खड़ी हो जाती है जाकर। उसी टाइम पे सीनियर फैंग चिल्लाते हुए सावधान रहने का कहते हैं क्योंकि उसके पीछे एक प्लांट मॉन्स्टर आ चुका था जो कि डायरेक्टली ही ज़ू क्विंग के पैर को काट लेता है। तभी सीनियर फैंग सिर्फ अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर की राख तक नहीं छोड़ते और इन सारी आवाजों को सुन के चूलियांग भी जाग जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। वो पूरा ही शॉक हो चुका था ये देख के कि सीनियर फैंग के छोटे से ही अटैक से इतना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका है। तो यही गोल्डन कोर रियलम के एक्सपर्ट की ताकत है। और तभी ज़ू क्विंग अपनी हीलिंग आर्ट का इस्तेमाल करके अपनी चोट को ठीक करने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी हीलिंग आर्ट बिल्कुल भी काम नहीं करती और उसे समझ आता है कि वो अटैक एकदम ही पॉइजनस था, जिसे जानने के बाद बाकी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और सीनियर फैंग घबराते हुए कहते हैं कि बाकी फ्लावर मॉन्स्टर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, पक्का वो म्यूटेट हो चुका होगा। और लिन बाई अपने पास वाली पिल्स को चेक करता है और उनके पास कोई भी पॉइजन डिटॉक्सिफाई करने की पिल नहीं थी, जिस वजह से वो कहता है कि इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जूनियर सिस्टर, सबसे पहले तुम्हें अपनी ब्लड वेसल्स को सील करना होगा ताकि पॉइजन और ज्यादा ना फैले और फिर मैं उसे तुम्हारी बॉडी से चूस के निकाल दूंगा। पर इस बात को सुन के सीनियर फैंग आगे आते हुए कहते हैं कि तुम्हारी और जूनियर सिस्टर की कल्टीवेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, मुझे ये काम करना चाहिए। उन दोनों लोगों के चेहरे और बातों को सुन के ज़ू क्विंग तो काफी ज्यादा ही डर जाती है। तभी वो तीसरा बंदा भी आगे आकर कहता है कि आप दोनों को ज्यादा मुसीबत ना हो तो फिर मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि सीनियर फैंग को अपनी ताकत बचा के रखनी होगी। और वो लोग ज़ू क्विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेचारी ज़ू क्विंग उन्हें देख के रोना तक शुरू कर देती है। तभी पीछे से चूलियांग कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उन लोगों के चेहरे देख के उसके शब्द बीच में ही अटक जाते हैं। लिन बाई कहता है ऐसा मत कहना कि तुम ये करना चाहते हो। तभी चूलियांग घबराते हुए कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, असल में मेरे पास एक मेडिसिन है जो कि शायद से उस फ्लावर पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर पाए। हालांकि ये पूरी तरीके से फ्लावर पॉइजन के लिए नहीं है, पर मेरे हिसाब से इसे काम करना चाहिए। जिसे सुन के लिन बाई मना करते हुए कहता है कि हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, हम लोग इसे इसी तरीके से करेंगे। पर ज़ू क्विंग वहां से गायब होते हुए अचानक से ही चूलियांग के पास पहुंच जाती है और वो चूलियांग से उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका पूछती है। चूलियांग भी उस तरीके को बता देता है जो उसे व्हाइट टावर से पता चला था, जिससे ज़ू क्विंग काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। तभी लिन बाई दोबारा से आकर अपना सजेशन देता है, पर उस बात से ज़ू क्विंग काफी ज्यादा ही चिढ़ जाती है और तभी वो उस मेडिसिन को उसी तरीके से इस्तेमाल करके एक बार दोबारा से ही अपनी हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है। पर इस बार उसकी चोट सच में ही ठीक हो जाती है और जैसा कि हमें बताया गया था कि उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद उससे काफी ज्यादा ही अच्छी खुशबू आने वाली है और वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ज़ू क्विंग पूरी की पूरी उसी में ही खो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब वो रियलिटी में आती है उसे वही महक चूलियांग के ऊपर से भी आ रही थी, जिससे वो हद से ज्यादा ही एम्बैरेस हो जाती है। पर चूलियांग उसे कुछ ना बोलता हुआ देख के उसके पास आकर उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिससे वो और भी ज्यादा शर्माते हुए चूलियांग को धक्का दे देती है। पर चूलियांग ये जान के काफी ज्यादा ही खुश था कि ज़ू क्विंग एकदम ही ठीक हो चुकी है। तभी ज़ू क्विंग कहती है मैंने जो आपको पिल्स दी थी उसके सामने ये मेडिसिन तो काफी ज्यादा ही प्रीशियस है। चूलियांग इसे ये कहते हुए टाल देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग दोस्त हैं। जिसे सुन के ज़ू क्विंग भी काफी ज्यादा ही खुशी खुशी
मान जाती है। अब जबकि ये सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं तो फिर सीनियर फैंग सभी लोगों से उनकी जर्नी में आगे चलने को कहते हैं, जिसे सुन के तो चूलियांग किसी भूखे भेड़िए की तरह दोबारा से ही उन लोगों के सामने चलते हुए उन्हें गार्ड करना शुरू कर देता है। पर अब हमें आधे घंटे बाद दिखाया जाता है जहां पर चूलियांग बिल्कुल ही निराश हो चुका था, क्योंकि तब से उसे सिर्फ 2 छोटे मोटे ही डीमंस मिले थे। तभी वो लोग एक जगह के सामने आ जाते हैं, जिसे देख के सीनियर फैंग बताते हैं कि अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के काफी ज्यादा करीब हैं, क्योंकि उसी वैली में वो फूल खिलने वाला था। तभी वो लोग आगे बढ़ना दोबारा से ही शुरू कर देते हैं, पर चीजें काफी ज्यादा ही शांत जा रही थी और उन्हें खुद के सामने एक काफी ज्यादा ही चमकती हुई रोशनी दिखती है। जब वो लोग पास जाकर देखते हैं तो ये वही पेड़ था जिससे वो फूल खिलने वाला था, जिसे देख के सीनियर फैंग कहते हैं कि अब हमें अपना टारगेट मिल चुका है, तो फिर हार्वेस्टिंग की तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। और चूलियांग मन में सोचता है कि अब अपने मिशन का सबसे ज्यादा डेंजरस फेज शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये फ्लावर जितना ज्यादा खिलेगा उतने ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर इसके पास अट्रैक्ट होते चले आएंगे। अब हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार कैसे ही चूलियांग अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाता है और क्या उसे अपने व्हाइट पगोड़ा से और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल पाएंगे।